अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी के लिए एक फार्मूला तो आपने बना लिया। मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके देखिएगा जवाब क्या आता है। आज हम ये देखेंगे वैल्यूज़ पुट करके कि जाउल्स में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले ऑर्बिट में क्या आती है, और ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में इस एनर्जी की वैल्यू क्या है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, nth ऑर्बिट तक की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट और आयनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आपको मैं दूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर इंतजार किस बात का है, चलते हैं अपने लेक्चर के बाकायदा आगाज के लिए लाइट बोर्ड की जानिब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप प्रीवियस क्लास के अंदर ये एनर्जी का फॉर्मूला देख चुके हैं। इस एनर्जी के फॉर्मूले में जितने भी कांस्टेंट्स आते हैं वो मैं आपके सामने लिख चुका था। एक दफा से फिर देख लेते हैं। पाई इज 22/7। ये दोबारा से आपके सामने लिखने का मकसद ये है ताकि आपको ये वैल्यूज अच्छे से याद हो जाए। के इज द कूलम्स कांस्टेंट 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह m की वैल्यू जिसे आप 9.109 into 10 raised to the power -31 किलोग्राम्स लिख सकते हैं, और E यानी कि चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। फिर H की फाइनली वैल्यू आपके पास 6.63 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड्स। सो ये तमाम वैल्यूज आपके पास इस ऊपर दी गई एनर्जी की इक्वेशन के लिए मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर एक काम करते हैं, मैं वैल्यूज को जरा हाईलाइट कर लूं ताकि आपको पता चल सके कि आपको इन वैल्यूज को याद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर मैं इस ऊपर लिखी हुई इक्वेशन में से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें जरा सेपरेट करके एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। हर शेल के लिए सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो रही है। 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4 और h स्क्वायर तो हर शेल में आएंगे। तो लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4 ओवर h स्क्वायर एज e नॉट। ये एक कांस्टेंट है, इसे ई नॉट के तौर पे ट्रीट कर सकता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने तमाम वैल्यूज क्या इसमें पुट की और क्या पुट करके सॉल्व करके देखा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पुट करें, ई नॉट की वैल्यू आती है 217 into 10 raised to the power -20 joules. So we will be getting a value of E naught like 217.6 into 10 raised to power -20 joules. तो ये वैल्यू जाउल्स में मेरे सामने मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो जाउल्स की वैल्यू है, लेकिन हम इतने छोटे स्केल के ऊपर जाउल्स में वैल्यूज प्रेफर नहीं करते। हम वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रेफर किया करते हैं। सो हम इस वैल्यू को कन्वर्टिंग इनटू EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1.6 into 10 raised to the power -19 से। तो ये E नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली E नॉट यानी कि तमाम कॉन्स्टेंट्स को पुट करके सॉल्व करके जो मेरे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रॉब्लम हल हो गई। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट निकाल लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या एनर्जी आएगी? यू विल सी दैट E1। देखिए, फॉर्मूले में मुझे सिर्फ n की जगह पे 1 पुट करना है, बाकी तमाम चीजें तो एज इट इज हैं।
मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू -2π² m e रेज टू द पावर 4 ओवर n²h²। अगर आप गौर करें तो ये तमाम चीजें किसके इक्वल आप पुट कर चुके हैं, इक्वल्स टू ई नॉट। तो इस सारे के सारे हिस्से की जगह आप ई नॉट पुट कर सकते हैं। E1 इज इक्वल टू -E0 ओवर n², और E0 की वैल्यू भी आप जान चुके हैं 13.6। तो E1 इज इक्वल टू -13.6 ओवर 1 का स्क्वायर। तो पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या आप जानते हैं कि ये नेगेटिव साइन यहां पर क्या डिपेक्ट कर रहा है, नेगेटिव साइन यहां पर क्या शो कर रहा है? इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए चलिए फिर से एक एटम को इमेजिन कीजिए। इस हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस के गिर्द एक अदद ये नेगेटिव चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है। हमने ये देखा कि इसकी एनर्जी इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट इज अबाउट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से आजाद करवाना चाहते हैं तो आपको इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी होगी। आपको याद होगा जब मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 होती है। अगर आपको ये पॉइंट यहां पर याद नहीं तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में आए, आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यकीनन थोड़ा सा याद होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में एक ऑब्जेक्ट को जमीन पर किसी खास पॉइंट से उठाकर इन्फिनिटी पर लेकर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए उस पॉइंट इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट पर जो काम करना पड़ता है वो -G∩M ओवर R के इक्वल होता है। अगर आप गौर करें, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें तो इस फॉर्मूले में भी नेगेटिव साइन शामिल है। इस नेगेटिव साइन की भी रीजन हम यही दिया करते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को जमीन से दूर लेके जा रहे हैं जबकि ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचना चाह रही है। सो व्हाट यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, इस न्यूक्लियस के साथ रहना चाहता है, इसीलिए इसकी एनर्जी नेगेटिव है। अगर आप इसे यहां से खींच कर इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहेंगे तो इसकी एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगी, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात बहुत सिंपल थी, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पर 0 हो जाती है। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात बहुत सिंपल थी कि इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। नेगेटिव साइन शोज दैट द इलेक्ट्रॉन इज अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए जी इस पॉइंट को नोट की सूरत में लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन इज अंडर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये एनर्जी डेफिशिएंट है, आप इसे एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर देंगे तो ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ये जो बात मैंने भी बोली है इसे भी आगे क्लैरिफाई करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये तो नोट में एक अदद पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपने लिखा देख लिया, एक कदम आगे चलते हैं।
अगर आप किसी भी nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो चलिए यहां पर लिखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो वो किसके इक्वल आएगी? ये देखिए फॉर्मूला बनेगा En इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ओवर, यहां पर बचेगा सिर्फ n स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात काबिल गौर है, देखने में ऐसा लगता है कि n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये डिनोमिनेटर में है, n की वैल्यू बढ़ने से शायद एनर्जी कम हो, तो देखने में कुछ ऐसा गुमान आता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं। देखिए इस फॉर्मूले में इस ई नॉट के साथ एक माइनस लगा, माइनस नेगेटिव में जब वैल्यू छोटी हो तो असल में वो छोटी नहीं बढ़ रही है, जब भी वैल्यू नेगेटिव में जीरो के करीब जा रही होती है तो वो असल में इंक्रीज कर रही है। इस पॉइंट को मैं कुछ इस तरह से समझाना चाहता हूं, आपके सामने अगर दो डिजिट्स लिखूं, एक -13.6 और एक -3.4, आप मुझे बता सकते हैं विच वन इज ग्रेटर? यकीनन आपका जवाब होगा -3.4। जी बिल्कुल, -3.4 इज ग्रेटर देन -13.6, क्योंकि ये -3.40 के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू -13.6। इसी तरह से यहां पर भी ये ई नॉट की वैल्यू तो -13.6 है, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा ये पूरे का पूरा फैक्टर छोटा होता जाएगा, और नेगेटिव में छोटे का मतलब है ग्रेटर। तो इससे ये साबित होता है कि एज आई विल बी गोइंग इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिट्स, I'll found that the energy of an electron is increasing। यही बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कही थी कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट ऑर्बिट है वो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट है, और अब जैसे जैसे हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में चले जाते हैं तो वहां पर उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। स्टूडेंट्स, ये बातें तो थोड़ी सी सिंपल थी। अब आते हैं, अगर आपको सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो कैसे आएगी? बिल्कुल भी घबराने और परेशान होने की बात नहीं, आप लिखेंगे सादा सा फॉर्मूला E2 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर 2 का स्क्वायर, यानी कि -E0/4। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगी? आप यहां पर E3 लिख देंगे और E3 को सॉल्व करेंगे, वो बन जाएगा -E0/3 का स्क्वायर, जिसे आप -E0/9 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास एनर्जी के लिए क्वांटाइज्ड फॉर्मूला आ चुका है, आपके पास पहली एनर्जी के लिए वैल्यू आ गई, किसी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लिहाजा एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। तो क्यों ना बात को एक कदम और आगे बढ़ाएं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आयनाइजेशन की बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन से क्या मुराद है, इस प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, हम यहां पर कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन इस एटम के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काट रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एनर्जी है -13.6। आयनाइज करने का मतलब है आप इसे इन्फिनिटी पर भेजना चाहते हैं, और याद रखिएगा इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है,
उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पर जो एनर्जी है वो भी 0 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए? चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ये फर्स्ट ऑर्बिट में भेजना चाहते हैं आप इन्फिनिटी तक। जरा याद कीजिए बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर ने क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। किसी ने पूछा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो बोहर कहने लगा कि डिफरेंस ऑफ बोथ शेल्स के इक्वल वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? जितना इन दोनों का फर्क है। आसान कर लेते हैं बात को समझने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे आसानी के लिए पहले शेल में और एनर्जी है 1 और इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है दूसरे शेल में और वहां पर एनर्जी है 4, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? 1 पर है, 4 पर जाना चाहता है। 4 - 1 यानी कि डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वल्स टू 3। इसी तरह अब इलेक्ट्रॉन हम आयनाइज करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, ले जाना चाहते हैं इन्फिनिटी पर, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो इन्फिनिटी पर पहुंचेगा? डेल्टा ई के इक्वल। ये डेल्टा ई इन्फिनिटी की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट के इक्वल होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी के लिए एनर्जी क्या होगी हम जानते हैं, फॉर्मूला ई एन का -E0/n का स्क्वायर। तो अगर इसी लॉजिक को इस्तेमाल किया जाए तो इन्फिनिटी की एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? डेल्टा ई -E0/इन्फिनिटी के लिए n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, माइनस E1 के लिए -E0/1 का स्क्वायर पुट कर दूंगा। तो वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे। डेल्टा E इज इक्वल्स टू समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0, माइनस माइनस प्लस E0/1 आ जाएगा। सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू E0 यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां से पता चला कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। बहुत सिंपल था, लेकिन अब सवाल यह है कि ये एनर्जी आखिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दी कैसे जाए? आप सोचिए, हम तो एनर्जी खाना खा के अपने मनपसंद मशरूबात पी के ले लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम आखिर कैसे एनर्जी लेगा? क्या आप उसे भी उसकी मर्जी का खाना खिलाएंगे? दैट इज नॉट द केस। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ इट विल गेट इट्स एनर्जी, इसका तरीका है, चलिए समझाता हूं। ये फिर से इमेजिन करना पड़ेगा। ये रहा हमारा न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये उसके गिर्द रिवॉल्व करने वाला एक अदद इलेक्ट्रॉन, एंड सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट। आप इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकाल कर इन्फिनिटी पर लेके जाना चाहते हैं, और आप देख चुके हैं कि इसे एनर्जी चाहिए होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स 11th क्लास के सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल के ऊपर जितनी भी कलेयंस हुआ करती हैं वो इलास्टिक इन नेचर है। इवन दो कि जब हम चैप्टर नंबर 3 में एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कलेयंस लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑल सब एटॉमिक कलेयंस आर इलास्टिक इन नेचर, यानी कि जब एक एटम दूसरे एटम को, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराता है तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी बिल्कुल कंजर्व्ड रहती है। और अगर हेड टू हेड कलेयन हो, ये एन एक दूसरे को आकर टकराएं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी पूरी एनर्जी भी दे देता है। तो इसी तरह से सोचिए कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल करना है, निकालना है, तो निकालने के लिए मुझे
इसे एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब मुझे एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी? मुझे इसे एनर्जी देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को तैयार करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आमादा करना पड़ेगा कि जाओ इस इलेक्ट्रॉन को टकराओ और इसे टकराकर इंफिनिटी पर ले जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मैं इसे टकराने के लिए तैयार कर रहा हूं, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, दिस इलेक्ट्रॉन जो निकलना चाहता है इंफिनिटी पर नीड्स द एनर्जी ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी देगा इसे ये वाला हिटिंग इलेक्ट्रॉन। सो द मिनिमम एनर्जी ऑफ द हिटिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि जब वो आकर इस इलेक्ट्रॉन को टकराए तो इलास्टिकली अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, और ट्रांसफर करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के एटम से खैरबाद कह दे, निकाल दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये तो सीख लिया कि आयनाइजेशन करनी कैसे है, लेकिन सोचिए एक और सवाल, सवाल से सवाल निकलता चला जाएगा। एक और सवाल सोचिए कि आखिर ये एनर्जी आप इस इलेक्ट्रॉन को कैसे देंगे? देखिए कैसे कड़ी से कड़ी मिल रही है। पहले सवाल किया था कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है तो इसे एनर्जी कैसे दी जाए। हमने कहा दूसरा इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेंगे, उसकी एनर्जी मिनिमम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जब वो टकराएगा तो ये निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कैसे दी जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने के लिए एक्सेलरेट करवाया जाएगा। कैसे एक्सेलरेट करवाया जाएगा? आज एक नई टर्म छोटी सी सिखा दूं, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम देखना चाहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? चंद लम्हों में आप अभी समझ जाएंगे, चंद लम्हों में। देखिए हम चाहते हैं कि इस हिटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन कोई बॉल तो है नहीं कि जिसे आप जोर से फेंकेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ये ना ये कोई छोटा सा पत्थर है जैसे कैटापुल्ट, यानी कि गुलेल में रख के छोड़ेंगे तो इसकी एनर्जी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हम जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, बम्बार्ड करते हैं या कहीं पर एक्सेलरेट करवा के मारते हैं, तो मारने के लिए हम यूज करते हैं कैथोड या इलेक्ट्रॉन गन। हम इस फिलामेंट को हीट करते हैं, कैथोड पर एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। कैथोड इज यूजुअली नेगेटिव। इस नेगेटिव की वजह से जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव ही है। इस नेगेटिव की वजह से वो रिपेल होता हुआ आगे जाता है और एक्सेलरेट होता जाता है। अब जितना ज्यादा ये पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप जानना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप जानना चाहते हैं और आप जानते भी हैं, बस थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से वर्क निकाल लीजिए, किसके इक्वल आएगा? वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू क्यू। यही वर्क एनर्जी भी होता है। तो आपको चाहिए एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एनर्जी कितनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को जो आपने देनी है? आपको एनर्जी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां लिखें। चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन का? तो यहां पर 1e आ जाएगा। फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पोटेंशियल जिससे इस इलेक्ट्रॉन को लॉन्च किया जाए। तो डेल्टा वी वुड बी इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कट के क्या पोटेंशियल आएगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू 13.6 वोल्ट्स। तो ये होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर आप सारी कहानी को सम अप करें तो आप ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। नेगेटिव साइन शो करता है कि इसकी एनर्जी डियर स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ इसे बाउंड किए रखे हुए है।
अगर आप इसे आयनाइज करवाना चाहते हैं तो आपको इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। दिस इज एन एमसीक्यू कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी कैसे दी जाए। इसे एनर्जी देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से इसे हिट करवाया जाएगा। हिट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इसके पास मिनिमम खुद 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कौन देगा? तो आप जब इसे इलेक्ट्रॉन गन से एक्सेलरेट करवा के छोड़ेंगे उस वक्त इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल सकती है, अगर इस इलेक्ट्रॉन गन का पोटेंशियल 13.6 वोल्ट सेट किया जाए। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम बातें आपने सुनी, समझी और सीखी हैं, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश ना होने की वजह से मुझे यहाँ पर चीज़ों को मुकम्मल करना है। बात यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें और भी मुझे एनर्जी पर करनी है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, ये तमाम सवालात, ये तमाम टॉपिक्स, पॉइंट्स क्लियर करूंगा आपके साथ अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।